हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस का लेसन फर्स्ट। एज यू नो दैट बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी रीड द लेसन 1 ऑफ ज्योग्राफी। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द पॉलिटिकल साइंस of class 10th and lesson 1. The name of lesson is power sharing. Okay, students, mainly in this lesson, as you know that ki in the book of political science from the class 9th we have continued the story of democracy. यानी कि हम पिछले क्लास 9th से ही डेमोक्रेसी के बारे में इस पॉलिटिकल साइंस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज हम फिर एक नेक्स्ट पड़ाव पर चलेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई इज डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, democratic rights of political parties. That means all the things of the fundamentals of the democracy we have learned in the class 9th. Okay, but today we will discuss about the powers of the democratic country, who govern the all the powers, या who have right to govern the powers या exercise the powers of democratic country. तो in the matters of the powers in democracy say that कि all the powers are distributed among the organs of the government, levels of the government, because the power sharing is the main principles या main basic needs of the democratic government. यानी कि पावर शेयरिंग जो है मुख्य रूप से एक आधार होता है डेमोक्रेसी कंट्री का। इसलिए पावर को अलग अलग कई लेवल पे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में वो शेयर होता है। लेकिन पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि पावर शेयरिंग से क्या मतलब बेनिफिट्स है और पावर शेयरिंग ना होने से क्या इसके लॉसेस हैं। ओके, तो हम इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक स्टोरी का एग्जाम्पल्स के माध्यम समझेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका की। बेल्जियम एंड श्रीलंका ये टू कंट्रीज हैं। आपको पता है श्रीलंका के बारे में, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री है साउथ पार्ट्स का। और बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरह की पावर शेयरिंग की गई है और फिर इसकी क्या स्टोरी थी, जो यूरोपियन कंट्री का एक छोटा सा देश है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस की बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 2 को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है समझ में इजीली आ जाए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट्स बेल्जियम एंड श्रीलंका, पेज नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 10th। ओके, तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। हम लोग वन बाय वन चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें स्टोरी को समझने में इजी होगा और हमें कोई डाउट भी नहीं होगा। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंटिनेंट का बहुत ही छोटा देश है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जैसे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा एक स्टेट राज्य है, अपने जानते हैं। तो उसके साइज से भी क्या है, बेल्जियम की साइज बहुत छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लैम्सबर्ग। यानी कि जो इसकी बाउंड्री है, यानी कि जो आपका बेल्जियम के चारों तरफ जो कंट्री हैं वो आपको हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लैम्सबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। और इसकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो भी क्या है 1 करोड़ से भी आपको कम है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा का जो पॉपुलेशन है उससे भी लगभग आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। यहाँ पर एक बात आती है एथनिक कंपोजिशन। व्हाट डू नो अबाउट एथनिक कंपोजिशन? तो आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। क्या है आपका एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? तो एथनिक कंपोजिशन मीन्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट कम्युनिटी लिव टुगेदर। यानी कि अलग अलग कई प्रकार की जातीय विभिन्नता, जातीय बुनावट जो है, यानी कि एक स्मॉल एरिया में कई अलग अलग प्रकार के जाति के लोग एक साथ रहते हैं। वैसे डिफरेंसेस को, वैसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? एथनिक कंपोजिशन। तो यहाँ पर एक आपने देखा एक तरह से कि जो स्मॉल कंट्री है, इवन इसका एरिया हमारे स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी लगभग कम है। और
इतना स्मॉल कंट्री, इतनी स्मॉल पॉपुलेशन होने के बाद भी जो यहाँ की इतनी कम पोजीशन है, तो हम इस पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन, या व्हाट डू नो अबाउट एथनिक कंपोजिशन, या राइट नोट डाउन ऑफ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ओके, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ अ स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन्स, यानी कि जो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और जो कि स्पीक्स डच लैंग्वेज, जो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड अनदर 40% ऑफ पीपुल लिव इन वेलोनिया रीजन्स, और बाकी का जो 40% जो लोग हैं वे वलोनिया के क्षेत्र में रहते हैं, जो आपको फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, बाकी जो आपके 1% जो पॉपुलेशन वहाँ की है वो आपको जर्मन लैंग्वेज को यूज करती हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है वो कौन सा है, ब्रुसेल्स। तो जो ब्रुसेल्स की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो बेल्जियम की जो कैपिटल टाउन्स है उसकी जो पॉपुलेशन है उसका 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच। अभी आपने देखा कि पूरे कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका केवल 1% ही आपको फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं, जबकि जो कैपिटल टाउन है बेल्जियम का ब्रुसेल्स, वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, जबकि 20% लोग डच स्पीक करते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल, जो आपको फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो कम्युनिटी हैं, ये लोग हैं, वो लगभग पावरफुल हैं और उनके पास काफ़ी इकोनॉमिक सोर्स है। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and educational much later, और जो बाद में क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशनल का काफ़ी ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट होता है और अदर लोगों से ज़्यादा होता है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, और इस तरह से ये टेंशन का कारण बनता है डच बोलने वाले लोगों में और फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी के साथ साथ। ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960, यानी कि 1950 और 1960 के दौरान द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स में और ज़्यादा क्या होता है, मतलब पावर को लेकर के समस्याएं और गंभीर हो जाती है, दोनों में टेंशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड द स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स का एक अलग समस्याएं हैं, क्योंकि आपने देखा कि ब्रुसेल्स में केवल 2 कम्युनिटी जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, आपको लैंग्वेज बोलने वाले केवल 1% ही लोग हैं पूरे कंट्री में, वो केवल 80% लोग आपके कैपिटल टाउन में ये रहते हैं। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड द स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपुल कंस्टिट्यूट ऑफ मेजॉरिटी इन द कंट्री, आपने देखा कि डच बोलने वाले नियर अबाउट आपको 59% पूरे कंट्री में हैं। वो चाहते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारी पावर का ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, हमारे बात की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन डच जो है, डच बोलने वाले जो लोग हैं आपके पूरे कंट्री में, ओवरऑल कंट्री है 59% है, बट ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में वहाँ पर मात्र 20% है, जबकि ब्रुसेल्स में सबसे अधिक लैंग्वेज आपको बोलने वाले फ्रेंच लोग हैं और नियर अबाउट 80% लोग हैं जो आपको फ्रेंच स्पीक करते हैं। ओके, तो लेट अस कंपेयर टू दिस सिचुएशंस इन अदर कंट्री। श्रीलंका, अभी आपने यहाँ पर मेनली समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर एथनिक कंपोजिशंस हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में किस तरह की मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पॉपुलेशंस है, वहाँ पर क्या समस्या है। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। आपको पता है कि हमारे कंट्री के जो साउथर्न पार्ट्स में जो तमिलनाडु है उसके जस्ट कुछ ही किलोमीटर के बाद, ठीक है, और श्रीलंका है जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स। ओके, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है नियर अबाउट इज द सेम एज इन हरियाणा, जितना हमारे कंट्री में हरियाणा की पॉपुलेशन है वो लगभग उसके बराबर है। ओके, लाइक अदर नेशन
इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे हमारे कंट्री में या अदर्स जो कंट्री है वहाँ पर पॉपुलेशन डाइवर्स है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग वहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंका है डाइवर्स पॉपुलेशंस। द मेजर स्पेशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीकर्स। यहाँ की जो कंपोजिशंस है, लैंग्वेज कंपोजिशन, वो सबसे अधिक यानी कि 74% लोग सिंहला लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे हमारे कंट्री में देख लीजिए आप, जितने हमारे कंट्री में 22 लैंग्वेज को मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद भी हमारे ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो लोकल लेवल से यूज की जाती हैं। उसी प्रकार वहाँ श्रीलंका की बात की जा रही है कि सिंहला लैंग्वेज को यूज करने वाले 74% लोग हैं, जबकि तमिल लैंग्वेज को यूज करने वाले 18% लोग हैं वहाँ पर। ओके, एमॉन्ग तमिल वेयर 2 सब ग्रुप्स, यानी कि तमिल भी 2 टाइप्स के लोग हैं, यानी कि आपने सिंहला लैंग्वेज को यूज करना 74% है और तमिल लैंग्वेज को स्पीक करने वाले 18% है। 18% होने के बाद भी इसमें भी आपको 2 ग्रुप्स हैं 18% में भी। कौन कौन देखते हैं? तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि आपको वहाँ के जो तमिल बोलने वाले जो नेटिव हैं, जो श्रीलंका के हैं, उसे बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंका के लोग जो तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्रीलंकन तमिल्स। ऐसे लोग कितने हैं? आपको 13% हैं। एंड द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम द इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। यहाँ समझने वाली बात है, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स? आपको नोट करने को आता है। तो श्रीलंकन तमिल्स वैसे लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, उनकी पॉपुलेशन पूरा 13% है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर जो तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट वो श्रीलंका के हैं नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो उनके ग्रैंड फादर्स, उनके 4 फादर्स जो हैं, वो प्लांटेशन जब हमारे कंट्री में कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो वहाँ पर प्लांटेशन वर्क करने के लिए हमारे यहाँ से वहाँ ले जाया गया था। लेकिन इमिग्रेशन एक्ट के तहत उनको फिर वहाँ से लाया नहीं गया और वहीं कर रह करके हो गए। तो ऐसे लोग जो उनके न्यू जनरेशन आई, वो वहाँ के मूल निवासी भी हो गए, मतलब निवासी हो गए, वहाँ के सब कुछ उनको मतलब डोमिसाइल मिल गया और वो तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो वैसे लोग जो इंडिया से उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गए हुए हैं, वैसे लोग तमिल यूज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स। आर यू श्योर दैट इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स? ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, आपके सामने मैप है, आपके पास ये बुक्स मैप है तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स है, सिंहला बोलने वाले 74% है, जो कि आपके पूरे कंट्री सेंटर लेवल पे है। फिर आपको तमिल लैंग्वेज यूज करने वाले भी हैं जो आपके कंट्री के नियर अबाउट कुछ ही पार्ट्स में रहते हैं, जबकि अदर लैंग्वेज भी हैं। और इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के साथ साथ इसमें आपको रीजनल यानी कि रिलीजियंस कंपोजिशन भी डिफरेंट है। आगे देखते हैं, तमिल्स आर कंसंटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग हैं वो आपको नॉर्थ और ईस्ट में, पूरब और पश्चिम, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरब, उत्तर और पूरब पार्ट्स में ये तमिल बोलने वाले लोग हैं। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपुल आर बौद्धिस्ट, जो सिंहला बोलने वाले लोग हैं 74% हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग बौद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, उसमें से ऐसे और तमिल्स जो है जो तमिल यूज करते हैं वो आपको उसमें से हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस, उसमें लगभग 7% क्रिश्चियन भी है। हु वेयर द बोथ तमिल एंड सिंहला, जो तमिल भी यूज करते हैं और सिंहला भी यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशंस लाइक द बेल्जियम। अब यहाँ हम समझने के प्रयास करेंगे आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ होगा बेल्जियम की तरफ। तो देखते हैं, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशंस। हम थोड़ा बेल्जियम की एग्जाम्पल लेते हैं कि बेल्जियम में डच बोलने वाले की संख्या 59% जो थी वो आपको केवल पूरे कंट्री में थी, लेकिन जो ब्रुसेल्स था वहाँ का,
ब्रुसेल्स में केवल आपको 20% ही डच बोलने वाले लोग थे। तो वो पूरे दबाव बना रहे थे कि हमारा संख्या पूरे कंट्री लेवल पर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए। इस तरह की जो माइनॉरिटी जो वहाँ की थी फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों पर, वो अपना प्रेशर बना रहा था कि हमारी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हमें अधिक पावर होना चाहिए। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट एमंग द कम्युनिटीज फर्दर। जो बाद में क्या हुआ, लोगों में मतलब कन्फ्लिक्ट जो है तनाव पैदा किया। दिस वुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ ऑफ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और सभी लोग चाहते थे, दोनों लोग चाहते थे कि हम ब्रुसेल्स को अपने कंट्रोल में करें, ब्रुसेल्स जो हमारे मतलब कंट्रोल में हो। यहाँ बात करते हैं हम, सबसे चलते हैं श्रीलंका में। द सिन्हला कम्युनिटी इंजॉय द इवन बिगर मेजॉरिटी एंड वुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। यहाँ पर दोनों देखने की बात है कि दोनों कंट्री में जिस लोगों की मेजॉरिटी थी वो चाहते थे कि हम अपना अधिकार इस कंट्री पर हो और मतलब मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स हो, हम इस कंट्री को कंट्रोल करें। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ केस दिस कंट्रीज। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि दोनों कंट्री में आखिर हुआ क्या। ये तो था, आपने देखा एथनिक कंपोजिशन, लैंग्वेस्टिक कंपोजिशन ब्रुसेल्स और श्रीलंका की, कि दोनों कंट्री में किस तरह की पॉपुलेशंस थी और वहाँ पर क्या मतलब कैसे वहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपका टॉपिक है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। जो श्रीलंका में बहुत संख्यकवाद थी, यानी जो 74% लोग वहाँ का सिन्हला बोलने वाले लोग थे, आखिर वो चाहते क्या थे और किस तरह से गवर्नमेंट किया गवर्नमेंट किस तरह से बनाई और वहाँ पर क्या समस्याएं हुई, हम इसको देखेंगे इस टॉपिक्स में। आइए देखते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। ओके, आप देखिए पेज नंबर 3 को। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट से 1948 को, यानी कि आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ आवर कंट्री इंडिपेंडेंस। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को 15 अगस्त को, उसके जस्ट 1 ईयर बाद श्रीलंका भी क्या हो गया, कॉलोनियल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। द लीडर्स ऑफ सिन्हला कम्युनिटी शाउट टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद हमारी गवर्नमेंट बनी, इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट किए गए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया, उसी प्रकार श्रीलंका जब 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ, तब जो वहाँ के लीडर थे, तो सिन्हला बोलने वाले लोग जो चिल्ला रहे थे या फिर उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है तो हमारी गवर्नमेंट पे अधिक पावर होना चाहिए, हमारा अधिकार ज़्यादा होना चाहिए, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी या मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स ऑफ टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश किया जो मेजॉरिटी को सुपरमेसी या मेजॉरिटी को सुपर पावर देने का कार्य किया। देखिए उसमें क्या क्या था। तो इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहली बात 1948 में इंडिपेंडेंस होने के बाद 1956 में एक रूल पास कर दिया गया। उस रूल में था कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप सिन्हला लैंग्वेज को ही केवल यूज करेंगे, अदर जो लैंग्वेज आपका है, तमिल है या जो अदर्स है, आप उसको उपयोग नहीं करेंगे, या अगर आप उसको उपयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू कम दी जाएगी। इस तरह की बातें उसको लागू कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। और इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने में या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन किसी प्रकार की ऑफिशियल कार्य करने के लिए वहाँ सिन्हला लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने जाने लगा, यानी कि उसकी ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड that the state shall protect the foster Buddhism. All these government measures coming one after the others, और धीरे धीरे एक के बाद एक गवर्नमेंट की नई नई नीतियाँ आने लगी जो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वो होती थी। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स, और धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स के लोग थे उनकी वैल्यू ज़्यादा कम आंकने लगी गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हें
अपने आप को अलगाव लगने लगा। अब लगा कि यहाँ पर हमारी कंट्री में कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हमारा राइट्स नहीं है। दे फेल दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बौद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। देखा गया कि जो आपको सिन्हला स्पीक करने वाले जो लीडर्स है, अब उनके लैंग्वेज को या फिर कल्चर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं है, या उसके प्रति मतलब अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रही है। दे फेल दैट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सरकार है, ये जो संविधान है वो हमारे राइट्स को, हमारे पॉलिसी को वो डिनाई कर रही है, हमें इक्वल राइट देने के फेवर में नहीं है, या हमें इक्वल राइट नहीं देना चाहती है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर्स अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और ये हमें जॉब देने में या फिर जो अपॉर्चुनिटी है जॉब देने की, उसमें हमको इग्नोर कर रही है, या फिर हमारे इंटरेस्ट को, हमारी इच्छा को, हमारी डेवलपमेंट के वर्क को ये गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है। इससे हमें हमारी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो रिलेशन था सिन्हला तमिल स्पीकर का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, और ज़्यादा बिगड़ते चला गया समय बीतने के साथ साथ। द श्रीलंकन तमिल्स लंच पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन एज तमिल एज ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो श्रीलंकन जो तमिल बोलने वाले लोग थे श्रीलंका में, उन्होंने एक पार्टी बनाई और अपनी लैंग्वेज को एक मान्यता दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। फॉर दिंदल ऑटोनॉमी द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और उसके अकॉर्डिंग जो जॉब की प्राप्त की जो अपॉर्चुनिटी थी, सुविधाएं थी, या ये समय था, या फिर जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने सरकार से क्या करना लगा, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। और बार बार डिमांड होने के बाद भी जो वहाँ पर ऑटोनॉमी की गवर्नमेंट थी, वे इनकी छोटी सी पॉपुलेशन की जो डिमांड को लेकर के डिनाई करने लगी थी, बार बार जो है डिनाई करें, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल इल्म स्टेट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और धीरे समय बीतने के साथ साथ कई सारी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट हुई और डिमांड करना शुरू कर दी। जब हमारी गवर्नमेंट बात नहीं मानेगी, जब हमारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है एजुकेशन की, जॉब की, तो हमें क्या किया जाए, हमें एक अलग राज्य या अलग देश की मान्यता दी जाए, हम लोग अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमारे राज्य, हमारा देश एक अलग होगा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। इस प्रकार जो अविश्वास को लेकर के दो कम्युनिटीज में पूरे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इट सुन टर्न इनटू सिविल वार, और तुरंत ये सिविल वार के रूप में मोड़ ले लिया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। इसके दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोगों जो है दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए ना, और बहुत से लोग क्या किए, देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और रिफ्यूजी की तरह लाकर रहने लगे। एज मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स, इससे बहुत सारे लोग अपने जीविका का साधन जो है उनका खो चुका। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पर क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अबाउट श्रीलंका एक्सलैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि जो श्रीलंका जो कि पहले एजुकेशन और इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा डेवलप था, है ना, बट द सिविल वार हैज क्रश टू ट्राइबल सेट बैक द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो सिविल वार के होने से क्या हुआ, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है काफ़ी सेट बैक हो गए, काफ़ी पीछे चला गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका में कि एथनिक ग्रुप्स था, लैंग्वेस्टिक ग्रुप था, लेकिन लैंग्वेस्टिक ग्रुप में जिसकी मेजॉरिटी थी उसकी गवर्नमेंट बनी और उसी की डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसी भी लागू की। तो हमने देखा वहाँ पर कि पावर को शेयर नहीं किया गया, वहाँ पर पावर उसके अंदर बना जिसकी संख्या ज़्यादा रही थी। ओके, तो यहाँ पर सिविल वार हुआ और दोनों पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा में हताहत हुए, कील हुए, बहुत से लोगों को जॉब चली गई और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग न करने की वजह से। ओके, और इसलिए हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकोमोडेशंस इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में किस तरह के अरेंजमेंट किया गया
क्या बेल्जियम का भी यही हाल हुआ जो श्रीलंका का हुआ, या फिर वहाँ दूसरा अरेंजमेंट करके सिविल वार से या कन्फ्लिक्ट से बचा गया था? हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय। आप इसका नोट्स बनाइए, आप इस लेसन का नोट्स जो है क्रिएट कीजिए। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप लेसन के लास्ट में सेंड कर दूंगा, और नोट्स बना करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।